हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक नाइजीरियन ऑथर की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है चिन्वा अचेबी। देखिए, इनके बर्थ से लेकर इनकी डेथ तक मैं आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप किसी भी एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अफ्रीकन लिटरेचर के इन ग्रेट राइटर चिन्वा अचेबी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, अगर आप अफ्रीकन लिटरेचर को पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको चिन्वा अचेबी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से इनको पढ़ना। हम इनके बर्थ से इनकी डिटेल को लेकर डिस्कस करेंगे और इनके डेथ तक हम लोग जाएंगे। तो चिन्वा अचेबी जो हैं, ये इनका जन्म जो हुआ था 16 नवंबर 1930 को हुआ था एगिडी नाम की जगह पर। और उस समय पर जो नाइजीरिया था वो एक कॉलोनी बन चुका था, यानी कि यूरोपियन लोग यहाँ पर आ चुके थे और उन्हीं का यहाँ पर राज था। जिस तरह से कभी इंडिया को भी यूरोप ने कॉलोनी बना लिया था, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना लिया था। अगर हम चिन्वा अचेबी की करियर की बात करें, इनके ऑक्यूपेशन की बात करें, तो ये नाइजीरिया के एक बहुत ही फेमस पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, प्रोफेसर थे और क्रिटिक थे। ये अपने अफ्रीकन लिटरेचर में वर्क्स के लिए जाने जाते थे। और जब अफ्रीका कॉलोनी बन गया था, यूरोपियन लोग यहाँ पर आ गए थे, तो इन्होंने अफ्रीकन लिटरेचर को एक शेप देने का काम किया। और उन्होंने हर एक ऐसे आइडिया को, हर एक ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है चैलेंज करने की कोशिश की, जो अफ्रीकन लिटरेचर को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो अफ्रीकन कल्चर को बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे थे वेस्टर्न लिटरेचर के थ्रू या फिर किसी और तरीके से। तो उन सबको रेस्पॉन्स जो है वो चिन्वा अचेबी ने अपने वर्क्स के द्वारा दिया था। अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर जो थे वो आइसाय अचेबी थे, ठीक है। और उन जो इनके फादर थे वो अपने अफ्रीकन ट्रेडिशनल इनका रिलीजन था उसको ही फॉलो किया करते थे, लेकिन बाद में इनके पिताजी जो थे आइसाय, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। इसलिए हमारे राइटर चिन्वा अचेबी पर हमें जो इनके ट्रेडिशनल यानी कि अफ्रीकन कल्चर है जिसको ये फॉलो किया करते थे, इग्बू कल्चर था, उस कल्चर का भी इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और बाद में क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट भी या इन्फ्लुएंस भी हम लोगों को उनके ऊपर देखने के लिए मिलता है। देखिए, चिन्वा अचेबी का जो बर्थ हुआ था वो 1930 में हुआ था। अगर मैं आपसे इनकी एजुकेशन की बात करूं तो मात्र जब ये 6 साल के थे तो इनका एडमिशन करा दिया गया था सेंट फिलिप्स सेंट्रल स्कूल के अंदर 1936 में। और ये स्टार्टिंग से ही बड़े ही ब्राइट स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए इनके टीचर्स जो थे इनको अप्रिशिएट किया करते थे। एक बार इनके टीचर ने इन्हें कहा था, द स्टूडेंट विद द बेस्ट हैंड राइटिंग एंड बेस्ट रीडिंग स्किल्स इन द क्लास। ये इनको अप्रिसिएशन जो कमेंट है वो स्टार्टिंग में ही मिल गया था। अब देखिए, इनकी जब इनकी स्कूलिंग बढ़ी तो सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सेकेंडरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट कॉलेज से हुई। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है जिससे इनकी एजुकेशन हुई, ये उमू आहिया नाम की जगह पर है, जहां से इनकी एजुकेशन हुई थी। 1944 में इन्होंने यहाँ पर अपने आप को एनरोल किया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट तो हैं ही, जो 5 साल का प्रोग्राम है वो इन्होंने 4 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था। ये अपना अधिकतर टाइम जो जो मैक्सिमम टाइम है इनका, ये लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़ते हुए ही अपना स्पेंड किया करते थे, जिसकी वजह से इनकी नॉलेज जो है वो बहुत बढ़ती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को खत्म किया, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में आए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एबाडन को जो है ज्वाइन कर लिया था 1948 में। देखिए, इन्हें यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एबाडन है यहाँ पर पढ़ने के लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिला था। और ये स्कॉलरशिप जो है इन्हें मेडिसिन में स्टडी करने के लिए मिला था। लेकिन जो चिन्वा अचेबी हैं, इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे मेडिसिन से हटा और ये इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और थियोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना जो करियर बनाएंगे वो राइटिंग में ही बनाएंगे। तो इन्होंने अपना जो डेब्यू वर्क है, इनका जो डेब्यू वर्क है वो एक एस्से के रूप में आया और इस एस्से का नाम था पोलर अंडर ग्रेजुएट। ये एस्से, इनका डेब्यू वर्क जो है
वो 1950 में आया और द यूनिवर्सिटी ऑफ एबाडन जो है उसकी मैगजीन में इस वर्क को पब्लिश कराया। ठीक है, इन्होंने अपनी राइटिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, मतलब पहले इन्होंने एक एस्से लिखा और उसके बाद इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज को लिखना चालू किया। इन ए विलेज चर्च 1951 में आई हुई एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके अंदर आप लोगों को मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। क्या किस तरह का, देखिए मैंने आपको बताया था जो चिनवा एचेबी हैं ये इग्बू ट्रेडिशन को फॉलो करते थे जो अफ्रीका में पहले से फॉलो किया जाने वाला एक कल्चर था। उसके बाद में इनके अंदर जो क्रिश्चियनिटी की चीजें हैं उनका इन्फ्लुएंस भी देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इनकी एक और शॉर्ट स्टोरी आई 1952 में जिसका नाम था द ओल्ड ऑर्डर इन कन्फ्लिक्ट विद द न्यू। इसके अंदर भी आपको क्लैश देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के अंदर, यानी कि जो पुरानी चीजें अफ्रीका में फॉलो की जा रही थी और फिर मॉडर्न टाइम पर जो चीजें फॉलो की जाने लगी। इसके बाद में आप लोगों को डेथ मैन्स पाथ ये 1953 में आई हुई एक और शॉर्ट स्टोरी है जिसके अंदर आप लोगों को कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है ट्रेडिशनल बिलीफ के अंदर और मॉडर्न वेज के अंदर, यानी कि जो बिलीफ आपके ट्रेडिशनल थे यानी कि क्लासिक टाइम पर जो फॉलो किए जा रहे थे, पुराने अफ्रीका में फॉलो किए जा रहे थे, और मॉडर्न टाइम में किस तरह से लोगों के बीच में ये ट्रेडिशन बदलते हुए हम लोगों को ग्रेजुअली दिखाई देने लगे। देखिए चिनवा एचेबी जो हैं ये यूरोपियन राइटर्स को फॉलो किया करते थे, उनको पढ़ा करते थे, लेकिन उनको पढ़कर एक बार ये बड़े डिस्टर्ब हुए। कब? जब इन्होंने जोसेफ कॉनरैड जैसे राइटर को पढ़ा, जब इन्होंने जोइस कैरी जैसे राइटर्स को पढ़ा। जोइस कैरी और जोसेफ कॉनरैड जैसे राइटर को पढ़कर इन्होंने ये पाया कि किस तरह से यूरोपियन राइटर्स जो अफ्रीका के लोग हैं उनको कैसे प्रिमिटिव, वॉइसलेस एंड अनसिविलाइज्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे राइटर्स को पढ़ने के बाद जो चिनवा एचेबी हैं इन्होंने कहा Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunters. यहां पर कहा गया है कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होते तब तक शिकारी का इतिहास हमेशा शिकारी को ही महान बताएगा। यानी कि जब तक अफ्रीका के अपने राइटर्स नहीं होते, जब तक उनके कल्चर की बात नहीं की जाएगी, तब तक उनके कल्चर को, उनके देश को प्रिमिटिव कहा जाएगा, अनसिविलाइज्ड कहा जाएगा। तो चिनवा एचेबी ने ये बहुत अच्छा कोट किया था और जो यूरोपियन राइटर्स थे उनको जवाब देने के लिए इन्होंने अपना एक डेब्यू नोवेल लिखा जिसका नाम था थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट इनका बहुत ही फेमस वर्क रहा। 1958 में इसे क्या किया था, इन्होंने पब्लिश कराया था। इसको पढ़ने के बाद एक ऑब्जर्वर ने ये कहा था कि ये एक एक्सीलेंट नोवेल होने वाला है चिनवा एचेबी का। देखिए जो ये थिंग्स फॉल अपार्ट है ये चिनवा एचेबी का मैग्नम ओपस वर्क या फिर मास्टरपीस कहा जा सकता है या फिर फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल कहा जा सकता है। इन्होंने अपना लिटरेरी करियर तो पहले ही स्टार्ट कर लिया था लेकिन नोवेल इनका ये पहला आया था, थिंग्स फॉल अपार्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो ये थिंग्स फॉल अपार्ट है इसका टाइटल जो चिनवा एचेबी हैं उन्होंने कहां से लिया था। एक W.B. ईट्स है जो आयरिश राइटर हैं, उनकी एक पोएम है द सेकंड कमिंग, वहां से इन्होंने इसका टाइटल लिया था। अब थिंग्स फॉल अपार्ट जो है इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसे मोर देन 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कि जो चिनवा एचेबी हैं ये फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर भी कहे जाते हैं। इनके लिटरेरी वर्क्स के थ्रू जो वर्ल्ड लिटरेचर है वहां पर लोगों को पता चला कि किस तरह का कल्चर, किस तरह की एग्जिस्टेंस जो है वो अफ्रीका की थी या अफ्रीकन लिटरेचर की है। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है। इन्होंने इसके बाद और भी अच्छे अच्छे वर्क लिखे जैसे नो लॉन्गर एट ईज। ये नो लॉन्गर एट ईज आप लोगों को इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जो इनका एक नोवेल आया था 1958 में जिसका नाम था थिंग्स फॉल अपार्ट, ये उसी का सीक्वल कहा जाता है। इसके बाद में इनका एक और नोवेल आया जिसका नाम है एरो ऑफ गॉड 1964 में। फिर 1966 में इनका एक और नोवेल ए मैन ऑफ द पीपल आया। उसके बाद 1987 में एंथी हिल्स ऑफ द सवाना इनका एक और नोवेल आया। देखिए इसके अलावा इन्होंने
बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, यानी कि कलेक्शन के रूप में इनकी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री को भी लिखा और एसे और नॉन फिक्शन में भी इन्होंने अपना हैंड ट्राई किया था और बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी इन्हें मिली थी। देखिए 1990 में 22 मार्च का दिन था। ये एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे थे, जिसकी वजह से इनके शरीर का नीचे का हिस्सा, जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा है, वो पूरी तरह से लगभग पैरालाइज हो गया था। उसके बाद इन्हें व्हील चेयर पर ही रहना पड़ा। अगर हम बात करें इनकी डिग्रीज की, तो इन्होंने दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से 30 से भी ज्यादा ऑनरेरी डिग्रीज को अचीव किया है। नेल्सन मंडेला जो हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रहे हैं, पहले ब्लैक ऐसे जो प्रेसिडेंट है वो रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि जो चिनुआ अचेबी हैं इनके फेवरेट राइटर हैं। अब हम बात करेंगे जो चिनुआ अचेबी हैं उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट की, कि इनको सबसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था 2007 में। उसके बाद इन्हें जो मिला था डोरोथी एंड लिलियन गिस प्राइज मिला था, जिसके लिए इन्हें $3 लाख जो है वो मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। 82 साल की उम्र में जो चिनुआ अचेबी हैं, इनकी 21 मार्च 2013 को बोस्टन नाम के शहर, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, वहां पर इनकी डेथ हो गई। आई होप आप लोगों को ये चिनुआ अचेबी की बायोग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।